देश का आज़ादी दिवस गुजर चुका है। इस दिन शहीदों को याद किया जाता है। देश को आज़ादी दिलाने वाले शहीद खास हीरो होते हैं इस दिन के लिए। ऐसे ही एक नायक हमारे पास पहुंचे हैं जिनके बारे में देख तो आप रहे हैं। ये ऐसे हीरो हैं जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा तोपों से बम चलाए थे दुश्मनों पर, और जोश पूरा है, उमंग पूरी है। आज ये गुरदासपुर के शहीद परिवारों को मिलने आए हैं। कारगिल शहीद भगत सिंह नज़ीर का आज शहीदी दिन था। आज इनसे बात करते हैं। पहले इन्हीं से जानते हैं क्या है इनकी कहानी, कैसे इन्होंने बहादुरी दिखाई और कैसे अपने शरीर के अंग गंवा दिए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और सारी कहानी बताइए जय पहले। हिंद सर सभी को। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं। और अभी फिलहाल में राष्ट्र छत्रपति शिवाजी की जो जन्मभूमि है मेरी कर्मभूमि है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने 3 पराक्रम में भाग लिया था: ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन विजय कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन जो रक्षक था उसके अंदर मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया और वहाँ पर मैंने हमारे रेजिमेंट का जो खुफिया विभाग रहता है उसके अंदर मैंने कई महीनों तक नौकरी किया, जिसमें एक अहम रोल ये था कि 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। उसके बाद ऑपरेशन विजय के अंदर जब आप लोगों को न्यूज़ के माध्यम से पता चला होगा, कालिया साहब की डेड बॉडी को उस टाइम उठाने नहीं दे रहे थे। उस टाइम तो भारतीय तोपखाने का स्पॉटिंग नहीं था, तो हम लोगों को 48 आवर्स का टाइम मिला था, मगर हमने 24 घंटों के अंदर ही अपनी तोपों को 8,000 की हाइट पर तलोलिंग पर लगा दिया गया था। हमारे पास 120 मोटर AM50 थी जो 3 बड़े भाग में खुलती। हम लोगों ने उसको खोल के चढ़ाना भी है, उसके बाद अम्यूनिशन भी ऊपर चढ़ाना है। मतलब एक अलग उमंग थी। अंडर 25 ईयर्स फौज थी उस टाइम। हमारे अंदर पूरा जोश था और जोश के साथ साथ में काफ़ी बातें ऐसी भी कि होश भी ज़रूरी होना चाहिए। तलोलिंग के ऊपर ही मैंने बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, अम्यूनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। हमारे भंवर सिंह साहब से जो अम्यूनिशन लेके आते थे वो वहीं पर हमारा साथ छोड़ के चले गए। खुशी की बात ये थी कि सभी तोहफें तलोलिंग के ऊपर फायरिंग कर रही थी हमारी 130 से लेकर के, बिफोर से लेकर के, रॉकेट से लेकर के, मगर जहाँ पर गोला चाहिए था वहाँ पर मिल नहीं रहा था। हमारे रेजिमेंट का नाम लाइट रेजिमेंट है, मगर काम हमारा बहुत बड़ा रहता है। 90 डिग्री हम लोग फायर कर सकते हैं। दुश्मन अगर पहाड़ी के पीछे भी बैठा हो तो भी हम लोग उसको ध्वस्त कर सकते हैं। तो लास्ट में हम लोगों को मौका मिला। 12 की 12 तोपों ने 1 राउंड गन फायर जैसे ही ऑर्डर आया, जिस तोप के ऊपर मैं था चार्ली 2 पर, वही तोप तलोलिंग के ऊपर हिट हो गया। मतलब उसी बैरिंग और डाटा और उसी एलिवेशन से हमने तलोलिंग के ऊपर 5100 4875 के ऊपर फतेह हासिल किया। 8 जगह हम लोगों ने गन पोजीशन को चेंज किया था। 8 जगह का मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ से उठ के वहाँ बैठना है। तोहफों को खोलना भी है, कभी 6,000 की हाइट है, कभी 10,000 की, कभी 18,000 की हाइट। लास्ट मैंने 16,500 18,000 की हाइट तक हम लोगों को चढ़ाया है। उसके बाद में रात भर हम लोग युद्ध लड़ते थे। कभी रात को 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। काफ़ी साथी हमारे साथ छोड़ के चले गए थे। कारगिल की युद्ध की कहानी अगर मैं पूरी सुनाऊंगा तो बहुत लंबी थी। मेरा जिगरी दोस्त मुकेश कुमार यहीं पर होशियारपुर का रहने वाला था। यहाँ से उनकी गर्दन उड़ चुकी थी, मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया था। आज भी उस कमी को हम पूरा नहीं कर सके, मतलब क्योंकि आज भी हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे मनाते हैं उसी तरह कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। मगर अफसोस है कि उस खुशी के साथ साथ में जितना हमको गम दिया है उसको आज सैनिक के अलावा कोई नहीं सोच सकता है बाकियों के लिए, क्योंकि सैनिक और सैनिक का परिवार जो उस दर्द को समझता है वो बाकी आदमी, बहुत कम ही आदमी जो समझते हैं। खाली भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होता है। आज भी जब कोई शहीद शहादत आती है तो झंडे डंडे लेके बहुत आदमी पहुंच जाते हैं, मगर उन वीरों का क्या, जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए, आज भी उनके परिवारों का क्या हाल है। तो मेरा मकसद यही था कि भाई उन वीरों की गाथा कैसे सुनाई जाए। आज भी जब मैं बाहर जाता हूँ तो किसी से पूछते हुए कारगिल के मार्टियर्स का या कारगिल के हीरो का एक आदमी का नाम बताओ, किसी को भी नाम याद नहीं आता है। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई शेरशाह पिक्चर देखी है, तो वो बोलते जी विक्रम बत्रा। बस खाली वो शेरशाह के कारण ही नाम याद है, वरना इतने महान पराक्रमी योद्धा हुए हैं जिनके कारण हमारा कारगिल जैसा दुर्गम इलाके के अंदर युद्ध हुआ तो जीत सके थे। मतलब उसका कारगिल के अलावा कितनी लड़ाइयों में भाग लिया आपने? बस तीसरा मेरा पराक्रम था ऑपरेशन रक्षक। पहले था ऑपरेशन रक्षक, दूसरा ऑपरेशन विजय, तीसरा था ऑपरेशन पराक्रम जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। उसके बाद में हम लोगों को बॉर्डर पर लगा दिया गया था। 1 साल तक युद्ध नहीं हुआ। जब हम मेन लोकेशन में आगे अनलोडिंग कर रहे थे, बम ब्लास्ट हुआ जिससे हम 3 आदमी थे। मेरे हवलदार जी को लगी, मुझे लगी, मेरा पूरा पेट फट गया था। कौन सा सन था और कौन सा समय था? ये 17 नवंबर 2002 की बात है। और हम लोग हमारा गन का अनलोडिंग कर रहे थे, अपना ही राउंड ब्लास्ट हुआ था तोप का। हाँ, गन लोडिंग का जो हमारा जीपीटी बॉक्स रहता गन का, अपना ब्लास्ट हुआ। 3 आदमी थे हम लोग, एक को कुछ नहीं लगी, 2 को लगी हमारे को। उस हवलदार जी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। मेरे को जब मेरे दोस्त उठा रहे थे तो मेरी पूरा पेट फटा हुआ है, पूरे आंतड़ी उतड़ी बाहर थी, तो वो रो रहे थे। मैंने बोला यार रो मत। उन्होंने बोले सर आप चुप रहिए। मतलब
तो किसी तरह मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो जो हमारे कारगिल के में टाइम में सीओ थे कर्नल गिरीश कुमार मेहंदी दत्ता, जो हमारे कमांडिंग अफसर थे, वो पहुंचे और उन्होंने, डॉक्टर ने जब उससे पहले बोला जी एक का तो ऑपरेशन शुरू हो गया, बोले इसका बोला ही द डेथ। तो उन्होंने दोबारा प्रेस किया कि सर चेक तो करिए आप दोबारा। तो हमारे कमांडिंग अफसर के बोलने के बाद मुझे चेक किया डॉक्टर ने, तो बोले सर 5% चांसेस है टांग टूंग काट दी जाए, तो बाकी भगवान भरोसे हैं। तो कमांडिंग अफसर ने बोला कोबरा मैं साइन करता हूँ, इसका ऑपरेशन शुरू करिए, आप भगवान भरोसे छोड़ दिए। तो उधर साइन कर दिया। मेरा पूरी रात ऑपरेशन चला। 17 बोतल पूरी रात में मुझे खून की चढ़ा था और 5% बचने के चांस थे। इधर मंदिर में मेरे लिए पूजा पाठ हो गई थी। जब सवेरे डॉक्टर ऑपरेशन करके निकले तब उन्होंने बोला था कि 72 आवर्स का टाइमिंग है, 72 घंटे बाद अगर इनको होश आ गया तो फिर उसके बाद हम बताएंगे, मगर जाको आंखें साइयाँ मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। तो वो ऑपरेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट था या कोई? नहीं, ये तो एक ऑपरेशन जब पार्लियामेंट में ट्रैक कर दिया गया था अपने पास में, तब उसको ऑपरेशन पराक्रम का नाम दिया था। हर लड़ाई का एक, जैसे कारगिल को आप लोग कारगिल का नाम जानते हैं, मगर उस कारगिल का नाम नहीं था। कारगिल का नाम था ऑपरेशन विजय। आज भी वो युद्ध नहीं था, मतलब डॉक्यूमेंट में हमारे फौज के में कारगिल विजय, जैसे एयरफोर्स ने श्वेत सागर चलाया था, ऐसे मतलब नाम दिए गए थे। तो उसके बाद, इंसिडेंट्स के बाद लाइफ कैसी रही? सर एक्सीडेंट के बाद क्या हो गया कि 6.5 फुट से 3 फुट का इंसान रह गया है। मगर एक तो बचपन से दिव्यांग होना और एक बंदा हर्षपुर रहना। मैं क्रॉस कंट्री करता था, 52 किलोमीटर की 2nd डिवीजन पर आता था, वो एक अलग माहौल था। इतनी हाइट थी, ये काम हो गया। तो बड़ा जीवन इतना आसान नहीं है जितना आज आप समझ रहे हो। मैं 3 साल तक हॉस्पिटल में रहा था और आज 20-22 साल हो गए इस कंडीशन को मुझे जीते हुए। तो परिवार में कैसे? मेरे को जब परिवार था तो मुझे एक बेटा था 1.5 साल का। 3 महीने से फैमिली वे में थी मेरी वाइफ। मगर जब उनको हॉस्पिटल में बुलाया तो उस टाइम मुझे होश आया हुआ था। तो मैंने मेरी वाइफ को काफ़ी दिनों तक पता नहीं चलने दिया था कि मेरी टांगें भी नहीं है। मैं तकिया लगा देता था और मेरे साथियों को बोल देता था कि भाई चादर डाल दो, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि भाई मेरी टांगें भी नहीं, क्योंकि वो सोचे कि भाई 22 साल की लड़की है और मेरी इतनी हाइट थी तो क्या सोचेगी, उसने क्या सोच के मुझे शादी किया था। तो मुझे वो बड़ी चिंता होती थी। मगर कुछ दिनों बाद में हॉस्पिटल में ही मेरी वाइफ को भी एडमिट कर दिया, दूसरा बच्चा हो गया। आप जैसे साथियों ने बोला कि भाई 2 लड़कियां होंगी, आपको कंधे पर उठाएंगे, मगर मेरे दिमाग में चला था कि बैसाखियों के सारे जिंदा नहीं रहना है। अगर जिंदा रहना है तो स्वयं की इच्छा में रहना है। मुझसे कोई पूछता था कैसे हुआ, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि धिक्कार है तेरे जीवन पर, क्योंकि मेरा फौज में आने का मकसद ये था कि मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके भारतीय सेना में ज्वाइन किया था। नहीं, मेरे खानदान में कोई भी फौजी नहीं था, मैं पहला आदमी हूँ। ना ही मेरा कोई फ्रीडम फाइटर था, ना कुछ था। बस मेरे दादाजी से प्रेरणा मिली और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो वर्डिंग थे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, वो वर्डिंग और वो फोटो देख करके वही मेरे आदरणीय थे, उनको ही मैंने गुरु माना और उनकी वर्दी को देख के मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया। आज भी बस वही संकल्प लिया कि तुम्हारा तो उद्देश्य ही अलग था, रोने का काम नहीं था। फिर मैंने मन में सोचा कि धिक्कार है ऐसे सैनिक के ऊपर जो अपने बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, देश की रक्षा का खाक करेगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण की वो बातें थी कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बस वहाँ से मैंने संकल्प किया कि दीपचंद उठना है और तुम्हारे बीवी बच्चों को ये दिखाना है कि कोई ये ना बोले तुम्हारी बीवी किसी के सामने जा करके कि सर आपको तो पता है मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है। बच्चे ये ना बोले कि अंकल आपको तो पता मेरे पापा की कंडीशन क्या है। 6 महीने बाद जब मुझे टांग मिली 42 kg की टांगे थी, 38 kg में अंदर वेट था, मगर फिर भी मैं खुश था, क्योंकि इस मातृभूमि को माँ बोलते हैं। और जैसे इस मातृभूमि के ऊपर मैंने कदम रखा, दोबारा से इस मातृभूमि को नमन किया कि हे माँ, जैसे तुझे मुझे बचपन में चलना सिखाया है, वैसे ही तू मुझे एक ऐसी शक्ति दे कि मैं दोबारा से अपना जीवन जी सकूँ। और एक ऐसा वरदान मिला है, आज भगवान परशुराम की तरह कदम रुक नहीं रहे हैं। मतलब तो मेरा उद्देश्य यही था कि आज भी हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। मैं कहीं जाता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो जो रियल हीरो हम बोलते ज़रूर हैं, मगर ग्राउंड में नथिंग है बिल्कुल। आवाम को कुछ भी पता नहीं है कि हमारे देश किसके कारण चल रहा है। आज उन हीरोज़ के कारण चल रहा है जो आज भी निस्वार्थ सीमाओं पर लगे रहते हैं। जब मैं स्कूलों में जाता हूँ या कहीं पर भी जाता हूँ, नाम पूछता हूँ, चाहे हमने कितने भी कुछ काम करके हो, किसी को नाम याद रहता नहीं है। तो मैंने संकल्प किया है कि मैं जब तक जिंदा हूँ, शरीर में सांसें हैं, तब तक मैं गांव-गांव जा करके, स्कूलों में जा करके, स्मारकों में जा करके उन वीर परिवारों से मिलूंगा, उनकी गाथाएं आप जनमानस तक पहुंचाऊंगा। मतलब तो मैं नासिक से निकला था, खुद मैं इस कंडीशन में एक मॉडिफिकेशन ड्राइविंग करता हूं, खुद कार को मैंने ड्राइविंग किया है। नासिक से निकल करके मैं सियाचिन ग्लेशियर तक जाके आ रहा हूं और मकसद मेरा यही है। एक ट्राईसाइकिल पे मैंने शुरुआत किया था, ट्राईसाइकिल से स्कूटी के ऊपर आया और स्कूटी से कार के ऊपर आया हूँ। अगर आज आवाम मेरा साथ दे तो आने वाले टाइम में मैं हेलीकॉप्टर भी चला सकता हूँ। बस कार स्वयं ड्राइव करते हैं? मैं कार स्वयं ड्राइविंग करता हूँ। बहुत अच्छे। और ये बच्चियां तो बड़ी हो गई होंगी? हाँ, मेरे बच्चे तो नहीं, 2 बेटे थे, मगर मैंने एक बेटी को अडॉप्ट किया जो 1.5 साल की थी। आज वो 12वीं क्लास में है, क्योंकि बेटी का बाप होना भी मतलब एक ज़रूरी है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी को कन्यादान दे दो और एक बाप बन के नहीं। तो मैंने एक 1.5 साल की बेटी को अडॉप्ट किया जो 12 साल की है, तो आज मैं संपूर्ण परिवार है, एक बेटी का बाप हूँ, 2 बच्चे हैं मतलब। बात सरकार की जाए तो सेटिस्फाई हैं जो आपको मतलब इंसिडेंट्स के बाद मिला? सर ऐसे है कि सरकार से तो क्या कराने का, आपको पता सरकार तो आज कुछ भी बोलोगे तो टारगेट हम ही है मतलब, क्योंकि सच्चाई उसी के ऊपर होती है। मगर मैं जो मेरा उद्देश्य है, हम लोग वतन के लिए भर्ती हुए थे न कि वेतन के लिए। जो ये आज वर्दी पहन रखी है, वर्दी नहीं है, अंदर आत्मा है मतलब। क्योंकि आज मैं क्यों बोलना चाहता हूँ कि भारतीय सेना है ना, वो इस देश की ऑक्सीजन है। आपके माध्यम से मैं पूरी मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि दिखाना है, क्योंकि जन्म बार बार नहीं होता है और मृत्यु भी एक बार ही आएगी। मगर ऐसी मृत्यु आनी चाहिए आप लोगों को कि सच्चाई दिखा करके, ऐसा नहीं तड़प तड़प के मरो कि आप गंदगी दिखाते रहो और बाद में आपकी मृत्यु वैसे ही आएगी जैसे आप आचरण करोगे। तो भारतीय सेना को, जो हमारे देश की ऑक्सीजन है, उसको जितना हो सकता है उतना नमन करना चाहिए, वरना दोबारा से देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। बहुत अच्छे जी, दीपचंद जी ने बताया कि कैसे उनके साथ इंसिडेंस हुआ और उनकी दोनों टांगे और एक बाजू चली गई, पेट सारा फटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो शहीदों के परिवारों से मिलके उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जुटा रहे हैं, ताकि देश की भावी पीढ़ी को उनके बारे में पता चल सके कि कारगिल में और दूसरी लड़ाइयों में, बाकी ऑपरेशन जो होते हैं, उसमें कैसे हमारे फौजी जवान बहादुरी दिखाते हैं और देश को, देशवासियों को इस लायक बनाते हैं कि वो खुशहाली से जीवन जी सके, बेखौफ होकर जीवन जी सके। गुरदासपुर से कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ रोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज़।